बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत की जो अवाम राब्ता मुहिम है उस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हुआ। इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इससे ख़िताब किया और ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश हो चुकी है और कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि कल शायद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो पेश हो जाएगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो आइनी और कानूनी तरीक़ा है उस पर बात होगी। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ है या अपोजिशन ने ऐलान किया था इसका, तो उस वक्त से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अवाम राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू किया और आज इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा से ख़िताब किया और बकौल उन्होंने जो उनके दिल में बातें थी वो तमाम जो जलसे के शुरका थे उनके साथ और पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने शेयर की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सबसे अहम इस जलसे की बात थी वो ये थी कि वो बार बार इस बात पे फोकस कर रहे थे कि बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करती हैं और ये साजिश का सिलसिला अब भी जारी है और हमारे लोग जो यहाँ के मुल्क के लोग हैं वो जाने में या अनजाने में वो इस्तेमाल हो जाते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त भी लहराया। बहरहाल लेकिन मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना था कि वो इसके मंदरजात या ये बताएंगे नहीं कि किसने लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बराह रास्त उनको धमकी दी गई। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमारे मुल्क में जो हुकूमतें बदली जाती हैं उसमें भी इन बैरूनी क़ुव्वतों का हाथ होता है, लेकिन लोग हमारे ही इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर भी बड़ी तफसील से बात की। तो आज हम अपनी इस खुसूसी नशिस्त में उन्होंने जो कहा उस पर भी बात करेंगे और जो मुल्क में एक सियासी माहौल है उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अजीम चौधरी। अजीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके यूथ रहनुमा हैं, नौजवान लीडर हैं जनाब राजा शाहिद हुसैन, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अजीम चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा क्योंकि पीटीआई मौजूद है। हाँ, पीटीआई मौजूद है उनसे तो हम उनकी फीलिंग्स जान लेंगे, बल्कि बेहतर है आपने चूंकि इशारा कर दिया है तो राजा साहब आप ही की तरफ आएंगे। राजा साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बातें कहीं, इज्तिमा था, जलसा था, बड़ा जलसा था, लोग आए, आप क्या समझते हैं कि जो उनका मकसद था, अवाम को जो पैगाम उन्होंने देना था वो अपना पैगाम देने में कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो जलसा है वो बेसिकली एक पावर शो था हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको मतलब 100% हमने इसको डिलीवर किया। यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस बिग शो के लिए हमने ये इमरान ख़ान साहब ने कॉल दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जोश जज्बा भी आपको नज़र आया और वो मामलात भी आपको सारे नज़र आए। उसमें इमरान ख़ान साहब ने जो अपनी स्पीच में एक सरप्राइज़ की बात की थी, तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ क्या होगा, तो वो भी उन्होंने डिलीवर किया कि कैसे बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क में इंटरवीन करती हैं और कैसे वो जो है हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर भी जो है असरअंदाज होती हैं। तो मेरे ख़्याल में ओवरऑल कम्प्रीहेंसिवली जो है इमरान ख़ान साहब ने अपना विज़न, अपनी फ्यूचर पॉलिसी और जो पार्टी की जो लाइन थी उसको आज अपनी स्पीच के अंदर पेश किया। तो बेहतर स्पीच और प्लस हमारा जो सबसे अच्छा शो हुआ, यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्टोरिकल जलसा था और लोगों का जोश व खरोश भी उसी हिसाब से था। आप पूरा दिन कवर करते रहे पीटीवी के, मोटरवेज़ के ऊपर लाइनें थीं और जो जलसा गाह के अंदर जितने लोग थे, बाहर जितने लोग थे, तो एक अच्छा मैसेज किया है कि आज भी इमरान ख़ान का वोटर उसके साथ इंटैक्ट है। जो हमारी अपोजिशन पार्टियां जो बार बार कह रही थी कि जी गैर पॉपुलर है, इस वक्त पॉपुलर नहीं है महंगाई की वजह से, तो आज लोगों ने उनको दिखाया कि आज भी इमरान ख़ान का वोटर उसके साथ इंटैक्ट है और वो आज भी उसके साथ खड़ा है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की अजीम चौधरी साहब। बजाय इसके कि मैं फिर उसी ख़त की जानिब जाऊँ, पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि यही जो नुक्ता उठाया राजा शाहिद साहब ने भी कि ये जो जलसा था जिसमें हम देख रहे थे कि जब से अवाम राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म ने शुरू की, अपोजिशन तो ये कहती थी कि उनकी जो पॉपुलरिटी है उसमें कमी आई है। आप इस जलसे से ये अखज़ करते हैं कि इमरान ख़ान साहब का जो वोटर है वो अब भी उनके साथ इंटैक्ट है?
नहीं, इसमें तो खैर कोई शुबा नहीं है। मुमकिन है, जैसे वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि हमारी पसंदीदगी की शरह में कमी हुई थी, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अपोजिशन का कि इनकी इस तहरीक की वजह से वो हमने रीगेन कर लिया है। पॉलिटिकल लाइफ में ये वक्त तो आ जाता है, ये तो कोई ऐसा वक्त नहीं है कि ये वक्त नहीं आ सकता या नहीं कभी पहले आया। पॉपुलैरिटी का कम होना, उसका बराबर हो जाना, ज़्यादा हो जाना, ये जमहूरी रवायात का हिस्सा है। पाकिस्तान टीवी के ज़रिए और पाकिस्तान के दूसरे चैनल्स के ज़रिए वो तकरीबन सारे ही पाकिस्तान ने उस जलसे को देखा, सुना। बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लोग आए, एक अच्छा भरपूर जलसा था। और वो जो खिताब में अपना पैगाम देना चाहते थे, उन्होंने अपने ताईं बहुत बेहतर तरीक़ से पैगाम देने की कोशिश की। मैंने वो उस तरह रिसीव किया कि नहीं, ये एक अलग इशू है और उस पैगाम में क्या था, इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम बात कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वोटर उनसे लाताल्लुक़ हो गया है, तो अभी उनका वोटर जो है उसकी लाताल्लुक़ी का उस तरह इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। आपने पैगाम की बात की, उस पैगाम में चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की, तो हम चाहेंगे कि उसे उसी पस मंज़र में हम देखें, क्योंकि ख़ारजा पॉलिसी पे उन्होंने अलग बात की, अपोजिशन के हवाले से उन्होंने अलग बात की, अपनी परफॉर्मेंस पे अलग बात की। मैं पहले इसी हिस्से को निपटाना चाहूँगा। जी नसीम सिद्दीकी साहब, मैसेज जो देना चाह रहे थे आपके ख्याल में वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जो तहरीक इंसाफ मदद थी, वो जिनकी इस जलसे से जो तवक्कुआत थी, तो आपको लगता है कि वो तवक्कुआत पूरी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप ये देखें कि उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा, मतलब उन्होंने कोई गुब्बारे के अंदर से कबूतर तो बाहर नहीं निकालना था ना, इशारे किनाये में ही बात करनी थी। जिस तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो राज होते हैं हुकूमत के और दिलों में रखते, लेकिन इशारतन बताया जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने बताई, बहुत अच्छी बात है कि दोबारा उन्होंने बताई। नहीं तो आपको पता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो वो भी एक बैरूनी साजिश थी। हम लोग क्यों नहीं मानते कि बैरूनी साजिश हो सकती है? हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बैरूनी साजिशें होती हैं। आपने देखा कि बॉर्डर पार से बलूचिस्तान हो या हमारा वज़ीरिस्तान का इलाका हो, हमारे मुल्क के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो जब सियासी तौर पे भी अगर कोई आप ऐसी बात कह दें या आप अपनी अहमियत बताएं अपने मुल्क की, गो कि हम एक सॉवरन मुल्क हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, और जब हम खड़े होकर अपनी सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होने देते या एब्सोल्युटली नॉट बोल देते हैं, या यूरोपियन यूनियन से पूछते हैं कि आपने हमें तो ख़त लिख दिया है, हमें तो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपने सेम चीज़ भारत से भी पूछी है? तो ये आलमी ताकतों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं। और इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता रहा बाहर के इशारों पर। तो अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की है तो उन्होंने एक मैसेज आवाम को डिलीवर कर दिया है, और आवाम जो है वही ताकत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या मुल्क के लिए। तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया और इस बात का उनको इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं, आपको पता, सारा दिन हम रिपोर्टर्स जो है मारे फिरते हैं, लोगों से उनके व्यूज़ पूछते हैं। तो पिछले दिनों में जब महंगाई हुई है तो इमरान खान की मैंने देखा पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। जो लोग उनकी फेवर में थे वो भी उनके थोड़ी सी खिलाफ बात करते थे कि 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। लेकिन जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई, मैंने देखा लोगों में रिवाइवल शुरू हो गया। मैंने अगर कोई रोड शो जाके किया है तो उसमें देखा कि मैक्सिमम लोग इस बात पे कायल हैं, वो कहते हैं नहीं 5 साल इनकी हुकूमत पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत पूरी करवाई, नवाज शरीफ की पूरी करवाई, तो इनकी भी पूरी होनी चाहिए। और बात यह है अपना जावेद साहब कि 5 साल हुकूमतों को काम करने देना चाहिए। आपने देखा कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो किस तरह उनके वज़रा को काम से रोका गया, वज़रा चेंज हुए, वहाँ पे वज़ीर आज़म उनके, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर सकी। इमरान खान की हुकूमत तो फर्स्ट टाइम वफाक में आई है, और जिस तरह वो काम कर रहे थे, अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, ये वोटर फैसला करेगा 5 साल बाद जाके। तो मेरे ख्याल से उनको ये पूरे वोट देने चाहिए थे। दूसरी बात ये थी कि अगर एक नॉर्मल चीज़ हो कि लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं
और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि एक कैंप से उठा के दूसरे कैंप में उनको बिठाया हुआ है, मैरियट होटल के कमरों में उनको बंद किया हुआ है, इनकी जो अपना क्या कहते हैं वफादारी है उसको तब्दील कराया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो साजिश के तहत ही होती हैं और ये हमारे मुल्क को जो है वो वीक करती हैं, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो मेरे ख्याल से जो भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो प्रॉपर आइन और कानून के दायरे में रह के होनी चाहिए। और अब इमरान खान साहब को 1 घंटा 45 मिनट अगर आवाम ने सुना है और वो सिर्फ जलसे में नहीं, हर जगह टीवी पे लोग बैठे उनको देख रहे थे, तो आज कौम ने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी है और फैसला तो कौम नहीं करना होता जब भी। ठीक है, मैं अजीम शरीफ साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त लहराया, उन्होंने कहा कि है लेकिन मैं मुल्की मफाद की खातिर ये नहीं बताऊँगा किसने दिया। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कौन कौन लोग शामिल हैं इस साजिश में। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसका जिक्र किया। ये बड़ी एक अहम बात थी आपकी नज़र में, एक बहुत इसकी अहमियत है कुछ पस मंज़र के हवाले से कि ये जो हुकूमतें बदलती हैं इस तरह से, और जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने भी इशारा किया। माजी में जाना पड़ेगा और चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 77 में जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब राजा बाज़ार के, और उन्होंने जेब से ख़त निकाल के उसको लहराया और ये कहा कि हाथी बदला लेना चाहता है, सफ़ेद हाथी बदला लेना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और धमकी दे रहा है। वो एक जज्बाती तकरीर करके और इशारा करके और बयान करके, तब था ही PTV और तो कोई मीडियम था ही नहीं, तो वो वापस तशरीफ़ ले आए अपने ऑफिस में या घर में। प्राइम मिनिस्टर अंडर ओथ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कह ही नहीं सकते, लेकिन मुबैना तौर पर जिस ख़त का जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में आज सुबह से कुछ चहमगोइयाँ मौजूद थी। सोशल मीडिया की भी उन्होंने बात की, सोशल मीडिया पे भी कुछ चहमगोइयाँ थी। उसमें पाकिस्तान के 7 पॉलिटिशियंस के नाम हैं, $80 लाख की बात है। अब वो कंफर्म है कि नहीं है, लिखने वाला बनाने वाला बना के पेश कर दिया कि नहीं कर दिया, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की सतह पर इस बात का इजहार किया गया है तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए कि हाँ वाकई ऐसा कोई ख़त ज़रूर होगा। लेकिन चूँकि उस ख़त पर किसी के दस्तखत नहीं है और जो सोशल मीडिया पे देखा गया है वो तो सिर्फ 1 पेजर है और वो कंटिन्यू नहीं कर रहा 2nd पेज पे। मुमकिन है जिस सोर्स ने दिया हो उसने इतना ही दिया हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान के 7 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लोगों के नाम हैं और $80 लाख की बात की गई है और डेमोक्रेसी के हवाले से ही की गई है, जिसको उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह भट्टो साहब ने अपने दौर में दूसरी दफ़ा ये बात जब आई, PNA की तहरीक में उन्होंने कहा कि डॉलर जो है उनकी रेल पेल हो गई है, और अल्टीमेटली ये पता चला था कि हाँ उस वक्त PNA ने जो मूवमेंट चलाई थी वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड थी। जुल्फ़िकार अली भट्टो को तो सज़ा दी गई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, उनको अमेरिका ने मना किया था और फ्रांस को भी मना किया था कि रीप्रोसेसिंग प्लांट मत दें। फ्रांस वादे से मुकर गया था, हमने पैसे दिए हुए थे, लेकिन हम एटॉमिक के प्रोग्राम को लेकर आगे चलना चाहते थे। मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त हेनरी किसिंजर ने उनको ये कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें सबक सिखा देंगे, तो वो न्यूक्लियर के हवाले से था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हम किसी दबाव में तब भी नहीं आए। उन्होंने अपनी जान दे दी, जान देनी कोई आसान नहीं होती, लेकिन हम अब भी किसी दबाव में नहीं आएंगे। हम एक बड़ी ताकत हैं, एक बड़ा मुल्क है। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ज़रा बेहतर हो जाएं तो हमें दुनिया का कोई मुल्क दबा नहीं सकता। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे जिस ख़त का आपने जिक्र किया, इस पे इसका जिक्र तो वाकई सोशल मीडिया पे हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उनके जिनके साथ उनका कंसर्न था मुतल्लिका हुकाम, उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है इसमें एक जगह पे स्पेलिंग की इतनी ग्रॉस मिस्टेक की गई है कि ये ज़ाहिर है कि ये ख़त ठीक नहीं है। बहरहाल वो वहाँ से आई, लेकिन ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब जिस ख़त का जिक्र कर रहे होंगे या जिन्होंने किया, वो यकीनी तौर पर उसमें यकीनन कुछ ना कुछ होगा और वो क्रेडिबल होगा।
मैंने तो पहले आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर अंडर ओथ है, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस वक्त तक अपनी जबान नहीं खोल सकते जब तक वो सरकारी फराइज के लिए जरूरी ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो ये सही। कह रहे हैं कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग जिनके नाम उसमें शामिल हैं वो ये पूछने पे हक बजानिब हैं कि हम पर जो इल्ज़ाम लगा है ये किसने लगाया, और अगर किसी ने गलत लगाया, कोई फेक न्यूज़ के जरिए चला, कोई मामला हुआ, तो पाकिस्तान में साइबर क्राइम के मामलात जो हैं वो FIA डील करती है, वो उनके साथ निपट लेंगे खुद ही। बिल्कुल सही, बड़े लोगों के नाम है, छोटे लोगों के नाम बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल। राजा शाहिद साहब, ये इससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था और उसके बाद उनकी वहाँ मौजूदगी में रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, आपको मालूम है कि एक बड़ा प्रेशर अब भी मौजूद है। यूरोपीय यूनियन के सफ़रा ने हुकूमत को ख़त लिखा था जिस पर हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया था कि ये जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, जो सफ़ारती प्रोटोकॉल्स हैं, उससे उन्होंने ज़ाहिर है कि उन आदाब की खिलाफ वर्जी की है। और फिर जलसों में भी वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि देखें, यही बात जो आप हमसे कर रहे हैं और हमें ख़त लिख रहे हैं कि आप उनको कंडेम करें और ये करें और वो करें, क्या आपने भारत को भी लिखा है? तो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। आपको कितना लगता है कि इन 3.5 सालों के अंदर आपकी जो पॉलिसी थी हुकूमत की, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी? देखें जावेद साहब, वो तो बरमला खान साहब ने आज की स्पीच में भी कहा है और इससे पहले भी वो कहते रहे, मुख्तलिफ फोरम्स पे उन्होंने कहा है कि जब से हम खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं हमारे लिए मुश्किलात भी बढ़ती रही हैं, और ये जो ख़त जिस लेटर की बात हो रही है ये भी धमकी उन्हीं मुल्कों की तरफ से है जो मुल्क जो है वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को चेंज करने के लिए कि जी आप रशिया की तरफ और चाइना की तरफ जो आप बहुत ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी बैरूनी ताकतों को जो है वो रिजर्वेशंस थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी कहा था कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे और हम अपनी खारजा पॉलिसी को बिल्कुल आज़ादाना लेके चलेंगे, क्योंकि जो एक आज़ाद मुल्क होता है उसकी खारजा पॉलिसी भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। हम कब तक वो खान साहब का एक जुमला बड़ा कि हम आपके कोई ग़ुलाम हैं कि आपकी हर चीज़ को हर बात को हम मानेंगे। तो बेसिकली खान साहब की ये जो खारजा पॉलिसी के हवाले से जितनी एफ़र्ट्स थी बिल्कुल उसमें कोई, और बिल्कुल हम सही समझ जा रहे थे, तो बीच में ये मामलात ऐसे बने और आपके सामने कि जी तहरीक अदम एतमाद आ गई, फिर ये लोग ख़रीदो फ़रोख्त शुरू होगी। और ख़ान साहब ने ये भी बहुत दफ़ा कहा, बहुत से टीवी शोज़ पे वो टिकर्स भी चले कि जी हम तो कब से कह रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर जो है बैरूनी ताकतों की फ़ंडिंग शामिल है और उसके हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन आज भी खान साहब ने वो लेटर का हवाला तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुल्क की मफाद पे कोई मसला आए। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें जिसके ताने बाने बैरूनी ताकतों की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये अब नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, अब इसकी भी बड़ी अहमियत है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत गई रेफरेंस लेके कि हुकूमत इसकी तशरीह करे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तहरीक अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में ही ज़ाहिर है बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो एक सूरत हाल दरपेश है कि अपोजिशन दावा कर रही है कि हमारे नंबर गेम्स बहुत बढ़ चुके हैं और हुकूमत के पास नंबर गेम्स नहीं हैं। अब इसमें जो असल मामला है वो ये है, कि फ़ैसला होना है कि ये जो डिफेक्शन की बुनियाद पे जो नाअहली होनी है इसकी क्या मुद्दत होनी है? बिल्कुल, इसमें मैं 2 दिन हियरिंग पे जाता रहूँ वहाँ पे और कल फिर दोबारा उसकी समाअत होगी। उसमें उन्होंने रेफरेंस में यही सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि वो इस बात का तयन करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये कानून जो है असेंबली बनाती है और उनको इसमें अभाम नहीं रखना चाहिए। और उनकी रिक्वेस्ट यही थी कि असेंबली मेंबरान इस चीज़ को देखें और स्पीकर क्योंकि पार्लियामेंट के मामलात देखते हैं तो वो भी इन चीज़ों के ऊपर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर अपना कोई ना कोई वर्डिक्ट ज़रूर देना चाहिए कि चले, अगर इकदाम अभी कहते हैं ना इकदाम कत्ल की भी वैसे तो दिफा होती है कि अगर अभी किसी ने वोट नहीं डाला तो उस पर आप शक नहीं कर सकते, किसी को वोट डालने के हक से महरूम नहीं कर सकते, और जब वो वोट डाल देगा तो उसको काउंट ना करना भी चीफ जस्टिस ने कहा कि वो उसके साथ बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। तो इस तरह की चीज़ों को दूसरे पैराए में भी देखा जाए कि अगर एक नॉर्मल हियरिंग चल रही है या नॉर्मल असेंबली का सेशन चलता है और वहाँ पे आपको इख्तलाफी राय रखते हैं, लेकिन एक तो जो मेंबर असेंबली होता है वो वोट लेके आता है और वो भी पार्टी की टिकट पे, और एक वो लोग होते हैं जो रिजर्व सीट पे आते हैं, वो तो टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी हेड, PMLN का अगर हो
पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, वो तो उनका जो वहाँ पे नंबरिंग सिस्टम उन्होंने रखा है, वो अगर उनको टिकट देंगे तो उसको मिलेगा ना। वहाँ पे वो आवाम से वोट लेके तो नहीं आते, वो भी अब अगर डिफेक्ट कर जाते हैं, चले आप इख्तलाफी राय तो रख सकते हैं, आप इख्तलाफी राय रखें, अगर आपके मामलात नहीं बन रहे पार्टी के साथ तो आप पार्टी छोड़ दें, आप पार्टी की सीट से रिज़ाइन कर दें, हल्के में वापस जाएं, आवाम का वोट लेके दोबारा वापस आएँ, और आप अदम एतमाद में या आप जिस तरह दूसरे अपना मालियाती बिल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर आप हुकूमत के खिलाफ चले जाएं। तो साजिश नहीं होनी चाहिए इन मामलात में, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई बेहतर जो है वो रास्ता दिखाना चाहिए असेंबली मेंबरान को, ताकि ये चीज़ें रुक सकें, क्योंकि जब ये चीज़ें नहीं रुकती तो उनकी वजह से ये मामलात आते हैं कि बैरूनी लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बात यहाँ तक आप जब बात कर रहे थे तो शायद अजीम चौधरी साहब किसी नुक्ते से इख्तिलाफ कर रहे थे। हमारे जी चौधरी साहब, इजाफा आप फरमाइए। करेंगे। जी जी हमारे जी मोहसिन जी हमारे चौधरी साहब, जी चौधरी सीनियर हैं। साहब। दो बातें पहले कह लूं, जी, फिर बिल्कुल। जो जिस पे इतराज कर रहा था वो भी जी जी कह दे। जी देखिए, मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक, और जो ठीक भी ठीक, मुझे कोई इवाम नहीं है, पाकिस्तान की इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शंस के सिस्टम के लिए फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में आई थी, और एक दफ़ा नहीं, शायद इससे ज़्यादा दफ़ा। ठीक। और उस पर बाकायदा पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs ने काम किए थे, और लोगों को वोट डालना, वोट रजिस्टर कराना, ठीक, उस पूरे प्रोसेस से वाकिफ़ करने के लिए वो फंडिंग आई थी। इसी तरह अदलिया की रिफॉर्म्स के लिए भी पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग आती रही है, वो वर्ल्ड बैंक से हो, वो UN से हो, वो US से हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता रहा है। तालीम के लिए भी, सेहत के लिए भी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग यहाँ आती है। और अब हमें वैसे अब ये मौका है, दोबारा एक दफ़ा मौका है कि हम इस बात को ज़रा देख लें कि जिन NGOs के नाम पर या जिस तरह भी ये फंडिंग आती है, वो NGOs मकासद क्या रखती हैं, और क्या वो पैसे उस तरह इस्तेमाल होते हैं। एक वक्त में चौधरी निसार साहब ने इस पर बहुत स्टैंड लिया था, और बहुत सारी NGOs को काम करने से रोक दिया था। बिल्कुल ठीक, और ठीक किया था, मैं समझता हूँ। लेकिन अब फिर ज़रूरत है कि ये देखा जाए पाकिस्तान की रियासत में ठीक, कि जो NGOs काम कर रही हैं, क्या इसमें कोई ऐसी तो नहीं है जो हमारे लिए नापसंदीदा है। सिद्दीकी भाई की जिस बात पे मैं सर हिला रहा था वो ये है कि आप अपनी मर्जी से नॉमिनेटेड सीटों पर आई हुई ख़वातीन या अक़लियतों के मेंबरों को भी नहीं हटा सकते। ठीक, उसके लिए 223 क्लॉज 6 जो है, 223 की 6 वो आइन में दर्ज है, और उसमें तरीका कार लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई इस्तीफ़ा दे दे, कोई फौत हो जाए, तो जो लिस्ट आपने दी हुई है उस लिस्ट के मुताबिक वो लोग उसको फिल करेंगे। आप उसको अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते। आप अपने हाथ काट के इंतखाब से पहले दे देते हैं इलेक्शन कमीशन। वो लिस्ट होती है उनके पास वो अगर एक वहां से उड़ता है तो नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद था कि वो अवाम के वोटों से नहीं आता, वो जो लिस्ट बनती है अवाम के वोटों से ही आता है। ठीक, इसलिए कि 3.5 या 4.5 मेंबर नेशनल असेंबली पर एक खातून जो है उसका कोटा है। पूरे पाकिस्तान में 60 ख्वातीन आती हैं इनडायरेक्ट। जी बिल्कुल, हाँ। और लेकिन वो उस कोटे की अप्रूवल कौन देता है, उस लिस्ट की अप्रूवल कौन देता है, वो नाम कौन लिखवाता है? पार्टी चेयरमैन की अप्रूवल होती है। तो वो ये तो डायरेक्ट फिर उसकी वजह से ही आते हैं ना। पार्टी का इलेक्शन जो होता है बोर्ड, वो देता है, पार्लिमानी बोर्ड जो बनता है उसकी अप्रूवल के बगैर आप वो लिस्ट नहीं देते, और उसको पे दस्तखत यकीनन पार्टी प्रेसिडेंट के ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो अखलाकी एक पोजीशन होती है, ये जो हम आम अगर लोगों की ज़ुबान में हम बात करेंगे, जब बात करते हैं कि जी आपको इस पार्टी ने इलेक्ट करवाया, एक तो वो थे जो आज़ाद इलेक्ट होके आए, फिर पार्टी का हिस्सा बन गए, लेकिन फिर पार्टी से डिफेक्ट करना, आप 3-3.5 साल तक एक जमात के साथ रहे, फिर आप उनसे डिफेक्ट कर रहे हैं, इसकी एक मॉरल पोजीशन भी तो होती है ना। करना तो जुर्म है, बिल्कुल ठीक, आईनी जुर्म है, बिल्कुल ठीक, और उसकी आईनी सजा है। बिल्कुल सही। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरह बहाल हो, और वहां अंदर बात सुनी जाती हो, और एक्सेस हो मुझे आपसे बात करने का, और आपको मेरी बात तहम्मुल से सुन के मुझे जवाब देने का और हल तलाश करने का,
तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये वाकया हो ही नहीं सकता कि उनका मेंबर डिफेक्शन करे। बरतानिया में एक वोट पर भी हुकूमत 5 साल पूरे करती जी है। जी ठीक बिल्कुल। ठीक यहाँ भी जमाली साहब की हुकूमत एक वोट पर चलना शुरू हुई बिल्कुल थी, ठीक। बाद में कुछ लोग उसमें शामिल हो गए, लेकिन डिफेक्शन का होना बाद मुल्कों में नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वोट दे सकते हैं। जब हमने रख दिया है और हमने ये हलफ उठाया है कि हम आइन की पाबंदी करेंगे, इस पर हलफ उठाते हैं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ करना का तरीका कार जो है वो यही है कि आप उसको वायलेट ना करें। बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ आर्टिकल 5 के तहत उसके मुहाफिज भी हैं, उसके वफादार भी हैं। उसके बाद एक सिर्फ जुमला बोलूंगा जी जी यहाँ जरूर पे जरूर। कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार भी आते हैं, ये मेरा ख्याल को इनको कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए इलेक्शन के बाद। उसकी वजह ये है कि हल्के के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार जो है उसको उन्होंने वोट दिया है इसलिए कि उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, नहीं तो वो पीपल्स पार्टी पीटीआई किसी को वोट लेकिन दे वो सकते कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना कि आपको जमात में जाना है। लेकिन जैसे आपने जा सकते हैं, नाम जाना चाहें तब भी हाँ। वो रह सकते हैं, लेकिन चूंकि ख्वातीन की नशिस्तों को पूरा करना होता है हाँ और वो उस रेशो के तहत वो उस होना रेशो के होता है। तहत आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए नॉर्मली लोग पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, ठीक। और उसको भी फिर उस रेशो के तहत मामले को वो इलेक्शन कमीशन हल कर देता है। लेकिन इसकी कोई बहुत ज़्यादा मिसालें पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अच्छा अब एक और अहम सवाल हम उठाना चाहेंगे इस गुफ्तगू के अंदर। राजा शाहिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगा कि इस वक्त क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई आपके ख्याल में बहैसियत तहरीक इंसाफ के कारकुन के कि ऑपोजिशन ने ऐसे वक्त में एक तहरीक अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी अमल है जो वो लोग कर रहे हैं, जमहूरियत में यह है, जमहूरी आइन का हिस्सा है। आपके ख्याल में इसकी क्यों उनको ज़रूरत पेश आई कि अब 3.5 साल गुजर चुके, 3.25 साल तकरीबन, और वो हमेशा ये वो जमातें हैं जो हमेशा इस बात का प्रचार करती रही हैं कि हुकूमतों को वक्त पूरा करना चाहिए। तनकीद आप ज़रूर करें, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें, लेकिन 5 साल पाकिस्तान के अंदर चूँकि जमहूरियत के हवाले से हमारे तजर्बात कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं रहे, तो ये सवाल उठता रहा है कि वक्त पूरा करने दिया जाए, मैंडेट मिला है उसको पूरा करने दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि किस वजह से ज़रूरत पेश आ रही है? जावेद साहब, देखें, बात ये है कि हम तो ये कहते हैं कि ये सारी ताकतें जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं और ये तहरीक अदम एतमाद लेके आई हैं, ये जब अपनी बारी आती है तो जमहूरियत का राग लापते हैं, और इस वक्त उनको जमहूरियत याद नहीं आ रही। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगला इलेक्शन कैसे बचाना है, क्योंकि उनको ये पता है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस अभी ये जो 2-3 साल हमारे मुश्किल गुजरे, अब तो आज खान साहब ने दोबारा कहा कि जितना भी पैसा आएगा वो हम अपनी आवाम पे ही लगाएंगे, उनको रिलीफ देंगे, जैसे अभी पेट्रोल और डीजल पे हमने रिलीफ दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और उनको पता है कि ये हेल्थ कार्ड है, ये हसास राशन कार्ड, फलाना, ये जितनी भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए आवाम के लिए, उसमें आवाम के लिए रिलीफ है, आवाम के लिए खुशहाली है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इनको पता है कि अगला इलेक्शन हमारे लिए बड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा अगर खान साहब ये अपने 5 ईयर का टेन्योर पूरा कर लेते। एक तो ये बात है। दूसरी बात फिर वहीं पे आएगी कि इन जमहूरी क़ुव्वतों के जो ताने बाने हैं, इनके जो मामलात हैं, वो आपको पता है कि बाहर से इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है इन पार्टीज़ के अंदर। इनकी सी और ये जो सारे मामलात हैं इन पार्टीज़ के, वो आपको पता है कि वहाँ से भी देखे जाते हैं और लॉबिंग करते हैं ये लोग वहाँ पे, अमेरिका में भी, और मुख्तलिफ़ ताकतों के साथ इनके जो मरासिम है। तो उस वजह से भी अब वो ताकतें भी मैदान में आई हुई हैं, वो भी फंडिंग कर रही हैं, और इस चीज़ के एक नहीं कि बहुत सारे सबूत हुकूमत वक्त के पास मौजूद हैं। लेकिन खान साहब वही बात करते हैं कि जी हम मुल्की मफाद में उनको अभी फ़िलहाल सामने नहीं लाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जमहूरी क़ुव्वतें जब अपनी बारी आती है तो इनको जमहूरियत की याद आ जाती है। तो अगर अब इमरान खान को अवाम ने इलेक्ट किया है और मेजॉरिटी दी है, तो आज 5 साल आप क्यों नहीं इंतज़ार करना चाहते? उसकी रीज़न क्या है? ठीक है सिद्दीकी साहब, आपके ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा है आपके ख्याल में कि इस वक्त जो एक सूरत हाल हम देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, खारजा सतह पर भी बड़े चैलेंजेस का सामना है इस खित्ते को भी और ममालिक को भी, और फिर जो ज़ाहिर है कि जो इस वक्त मुल्की मामलात हैं, महंगाई के मसाइल हैं,
और बहुत सी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा है, वो आगे बढ़ा सकेंगे उस मामले को? ऑपोजिशन के पास अगर कोई एजेंडा होता तो इस मुल्क के ऊपर 30-35 साल तक यही ऑपोजिशन जो है ये हुकूमत करती रही है। तो अगर ये सही तरीके से इस एजेंडाज को लेके चलते तो मुल्क तो इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पे गामजन होता। और अभी जब 1-1.25 साल रह गया इलेक्शन में बाकी, तो इस वक्त अगर वो कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, मईशत का बुरा हाल है, उन्होंने कोई मईशत को बेहतर करने के लिए कभी हुकूमत को कोई मशवरे दिए? वो तो हमेशा आप देखेंगे हमारी सियासत गालम गलोच पे चली गई हो, कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह बरतानिया में शेडो कैबिनेट होती है, कभी अपोजिशन ने ऐसी कैबिनेट नहीं बनाई और कोई मशवरे नहीं दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कोई जादू है जो वो आके चेंज कर देंगे। मेरे ख्याल से उनका मकसद यही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल किया जाए, इसको गिराया जाए, उसके बाद वो हुकूमत आके बनाएंगे। जो भी उन्होंने एक बंदर बाट अपनी रखी है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, उसके बाद ये सबसे पहले आके कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं, ईवीएम पे जो इलेक्शन करवाने की बात हुई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो 2-3 कवानीन है जिसके ऊपर उनको एतराज़ है वो उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये फौरी तौर पे असेंबलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अभी बाकी चीज़ें नहीं लेके चल सकते। अगर लेके चलेंगे तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को ही होगा। जैसे अभी आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद एकदम से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दोबारा गेन हुई, और आज का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। बहुत हर तबकात के लोग वहाँ पे आए हुए थे और जौक दर जौक आ रहे थे। मैंने देखा फैमिलीज़ भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, हर किस्म के लोग मौजूद थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास अभी कोई इस किस्म का एजेंडा, सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि इमरान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और वापस आके अपना जो है वो इलेक्शन दोबारा उसकी तरफ जाया जाए और फिर भरपूर तरीके से हुकूमत बनाई जाए। जी अजीम शोएब साहब, माजी के तजर्बात तो बड़े तल्ख रहे हैं और ज़ाहिर है ये जमातें हुकूमत में रही हैं। ये जो एक आइनी अमल हो रहा है, जो पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, कल असम्बली से एक बार फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा, आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत के सीखने के भी बहुत से मौक़े मौजूद हैं, हुकूमत की भी बड़ी लर्निंग होनी है? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आपको पता है कि जितनी बार आई है तकरीबन वो नाकाम ही रही है। लेकिन जाहिर है कि ये जब एक सिलसिला शुरू होता है तो हुकूमत के सामने भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जी मुझे ये इतने सालों में ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, क्या क्या मेरी जो हैं वो गलतियाँ हैं और क्या क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। तकरीबन 1200 दिन इस हुकूमत ने ज़ाया किए। जो टीवी पर गुफ्तगू होती थी वो हुकूमती प्रोग्राम्स पर नहीं होती थी, वो तनकीद पर होती थी या तनकीद के जवाब पर होती थी। आज जो तकरीर का इब्तदाइया था, जो हिस्सा था, अगर इन्हीं चीज़ों को सामने रख कर, इन प्रोजेक्ट्स को सामने रख कर, इन अपने कामों को सामने रख कर ये 1200 दिन इन्होंने कैंपेन चलाई हुई होती तो आज ये नौबत ना आती, मुल्क में बदमज़गी ना होती और बदमज़गी के जवाब में मज़ीद बदमज़गी ना होती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस बात की अशद ज़रूरत है वो है हमारा मुआशी इस्तेहकाम। जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा सियासी इस्तेहकाम भी नहीं होगा, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। अगर हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं और ठीक तरह चलाना चाहते हैं तो फिर हमें बोलते हुए ज़रा सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान में लॉज मौजूद है ना, अभी मेरा छोटा भाई फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा था। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बेशुमार इख्तियारात हैं। इनको चाहिए था इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से ये वहाँ ज़रा पहले चले जाते, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ भी उस अदालत में मौजूद हैं, पेश हैं और उनके हिसाबात का मामला लिया जा रहा है। हमें ऐसे काम करने ही क्यों चाहिए? और अब ये जो नया पिंडोरा खुल गया है, अब तो खुल गया ना, अब इसके जवाब में एक नई तनकीद आएगी, एक नई बहस होगी और अगले 1-2 दिन टीवी इसी काम पे चलेगा तावक्त कि सुप्रीम कोर्ट से या नेशनल असेंबली से कोई ऐसा इशू हमारे सामने नहीं आ जाता कि जिस पर बहस की मजीद गुंजाइश मौजूद हो। हुकूमतों का ये काम है कि वो जमहूरियत की बहाली के लिए निचली सतह पर, नीचे से नीचे वाली सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करें, उसकी बुनियाद रखें, उसकी इस्लाह करें, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स को बना कर रखें और वहाँ से लोग जो ट्रेंड होकर आएंगे वो आके असेंबली में ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करेंगे कि वहाँ एक दूसरे को तकरीर ना करने दी जाए, नाम लेके पुकारा जाए।
असेंबली में किसी रुकन की तरफ मुंह करके बात नहीं की जा सकती, इशारा करके बात नहीं की जा सकती, नाम नहीं लिया जा सकता। स्पीकर के ज़रिए बात करते हैं कि जनाब स्पीकर फाजिल रुकन ने जो कहा, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ, नॉर्म्स हैं, तरीक़ाकार है, रवायात हैं, वो सब की सब जो हैं हमें इस अरसे में नज़र नहीं आई दोनों तरफ से। अगर तो उनका एहया हो गया, वो बहाल हो गई और पाकिस्तान में जमहूरियत आगे चली, तो फिर तो अल्लाह ताला खैर करेगा कि हम वाकई खुशहाली की तरफ चलेंगे। एक चीज़ मैं और आपसे कहता चलूँ, आज उन्होंने 3 डैम्स की बात की। जी बिल्कुल। इन डैम्स पर हम जब से जवान हुए हैं हम सुनते आए हैं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, आप तो माशाल्लाह जवान है। अगर ये डैम वाकई बन गए और अपनी मुद्दत में बन गए, वो बता रहे हैं भाषा डैम 2028 तक बन जाएगा। अगर ये डैम बन गए तो जैसे मोटरवे का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ से कोई नहीं ले सकता, इमरान खान से भी इन डैम्स का कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। कौन क्रेडिट ले सकता है मंगला का या तरबेला का? अयूब खान से। और अयूब खान के ज़माने में जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई थी, हम भूलने वाली कौम नहीं है। ये जो ख्याल है कि हमारी याददाश्त ज़रा कमज़ोर है, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं, हम भूलने वाली कौम नहीं है, हम याद रखते हैं। हम एहसान को भी याद रखते हैं, हम खराबी को भी याद रखते हैं। और जो खराबियाँ पाकिस्तान में जिन जिन पॉलिटिशियंस ने की हैं, वो तारीख में गुम हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सिद्दीकी साहब आप क्या मैं मेहमद डैम की बात करूंगा और सुकी किनारी हाइडल प्रोजेक्ट की, कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत में शुरू हुए। मैं उस वक्त वहाँ पे गया मेहमद डैम पे, जब वहाँ पर एक ईंट भी नहीं थी, और जब हम अभी दोबारा वहाँ पे गए हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो गया हुआ है। तो ये इन चीज़ों का क्रेडिट तो जाएगा। आप देखें, वाकई अभी बड़ी अच्छी बात की अजीम चौधरी साहब ने, कि अगर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात की जाती, अरबों रुपया एहसास प्रोग्राम में दिया जा रहा है, किसको दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, सिलाई मशीनें दे रहे हैं, आप ये तीनों बेवाओं की जो है वजीफ़े उनको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो अपना ये सेहत कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ख़ुद कई ऐसे लोगों को मिला हूँ जो छोटी छोटी बीमारियों, छोटी छोटी ऑपरेशंस की वजह से बैठे हुए थे, उन्होंने अपने ऑपरेशंस कराए हैं, अपने इलाज कराए हैं। तो अगर इस पर तवज्जो दी जाती, असम्बली के माहौल पे तवज्जो दी जाती, इन्होंने कहा कि दोनों तरफ से, मैं तो कहता हूँ वहाँ चारों तरफ से, क्योंकि जब हम प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं तो चारों तरफ से ऐसा माहौल होता है। हम जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो हम उनको क्या मैसेज दे रहे होते हैं, उनको क्या सिखा रहे होते हैं कि हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एक तरफ हम जो है वो अच्छी बातों की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल जो अच्छे काम किए गए उन पर अमल होना चाहिए। और मैं बार बार कहूँगा कि जो भी हुकूमत आती है उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएँ, ताकि 5 साल के बाद जब वो इलेक्शन मोड में जाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, तो आवाम को फैसला करना चाहिए। आवाम फैसला इन चीज़ों का करे कि किस तरह मुल्क चलना है। मतलब जिस तरह वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चलो अदम एतमाद आ जाती है, तो पहले भी ऐसे हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वो हटे तो राजा परवेज़ अशरफ आ गए, लेकिन एक पार्टी हुकूमत करती रही। कम अज़ कम वो शहीद होने वाली जो बात की होती है, वो उसका मौका नहीं मिलना चाहिए। जी चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? गुजारिश ये है कि आप आईनी रास्ता बंद ना करें। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी रास्ता है। ठीक, असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ठीक, प्राइम मिनिस्टर रहे ना आपने रहे, जो एक बात की थी कि जो अच्छे काम हैं वो याद रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा कि 50 साल बाद 10 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, और जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि भाषा डैम उन्होंने कहा कि 2028 तक तामीर हो जाएगा, और ये कौम याद रखती है। इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने, यानी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने हर फोरम पे बात की, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने तकरीर की वो बड़ी अहम तकरीर थी। फिर OIC के फ़ोरम पे उन्होंने बात की, हर फोरम पे, इंटरनेशनल फ़ोरम पे वो ये बात करते रहे, और उसके नतीजे में हमने देखा कि उसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हवाले से बात की। फिर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस पर बात की, और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद पेश हुई जो कि पाकिस्तान ने पेश की थी, और उसके नतीजे में 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से इसके खिलाफ जो है वो दिन करार दिया गया। राय साहब, इसको भी याद रखा जाएगा, यकीनी तौर पे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अजीम चौधरी साहब भी कह रहे थे कि हमारे जो अच्छे काम थे, यानी जो पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स थे, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ये बिल्कुल इसमें थोड़ी कोताही हुई है, ये इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे माशरे के अंदर ये जो इख्तलाफ रखना, और इख्तलाफ रखना अच्छी बात है, आपस में इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कुछ इक़दार, कुछ आइनी
मामलात जो हैं उसके ऊपर आपको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है और एक दूसरे की बात को सुनना पड़ता है। तो अभी इन दिनों में जो सियासत के हालात हैं, जो सियासी मामलात हैं, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी आ चुकी हुई है कि हम एक दूसरे की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक हमारी नौजवान नस्ल के लिए और आगे आने वाले लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम इस नैज पे पहुंच चुके हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सेकेंडली, ये जो इस्लामोफोबिया वाला मामला है, इस पे खान साहब ने देखें, आप नेशनल असम्बली से अपना जनरल असम्बली से ले लें, यूनाइटेड नेशन की, वहाँ से स्टार्ट ले लें, और जितने भी फोरम्स पे इमरान खान ने बात की, हुर्मत रसूल की बात की और इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने बात की, और आखिरकार ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मतलब पाकिस्तान के लिए भी और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे लीडर इमरान खान की वजह से इस्लामोफोबिया के लिए एक स्पेशल डे जो है 15 मार्च अक़वाम मुत्तहिदा मनाने जा रहा है। और हर साल वो हमारी रिक्वेस्ट, यानी कि खान साहब की स्पीचेस को देखते तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसको हम अभी तक प्रोजेक्ट वो नहीं कर सके उस तरह। और उसके अलावा एहसास कार्ड, उसके अलावा हेल्थ कार्ड, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। देखिए, हेल्थ कार्ड तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अगर सही तरीके से अगर प्रोजेक्शन की जाए तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए गेम चेंजर प्रोग्राम था जिसको हम प्रॉपर तरीके से अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह हम भी यही कहते हैं कि 5 साल का जो मैंडेट है हमें मिला है उसको 5 साल पूरे होने दें। इंशाल्लाह ताला आपको आवाम में इमरान खान तड़प है वो आज तो नज़र आ गई होगी कि आज भी यूथ, ख़ास तौर पे यूथ, देखें इस मुल्क का जो 60 या 70% पोर्शन है वो यूथ का है, और नौजवान आज भी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और उसको आप अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पे ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में भी इमरान खान इस यूथ से, इस नौजवान नस्ल से इंशाल्लाह सीटें ज़्यादा निकालेंगे। चलें, ठीक है, ये आपकी तवक्कुआत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा शाहिद हुसैन साहब आपका, नसीम सिद्दीकी साहब आपका, अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया था, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम राब्ता मुहिम थी उस हवाले से, जो आज उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया और जो अपनी जज्बात थे वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे। जावेद इकबाल को प्रोग्राम सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।